everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to start Unit 10, which is Optimism and Hope. This unit is from Block 3 MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. This video is for you guys. आज हम बात करेंगे ऑप्टिमिज्म के ऊपर. सिंस ये चैप्टर दो टॉपिक्स पे डिवाइडेड है, ऑप्टिमिज्म एंड होप. सो ऑप्टिमिज्म के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इस यूनिट से रिलेटेड जो भी कनेक्टेड वीडियोस है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे उनके लिंक. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. इसमें इन्होंने शुरुआत की है एक स्टोरी से, सुधा की स्टोरी से, जहाँ पे वो ग्रेजुएशन करके एक अच्छा जॉब करना चाहती है, डिसेंट जॉब करना चाहती है, और ये उसके लिए पूरी मेहनत भी कर रही है. लेकिन वो ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आती है जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, और इस वजह से कम्युनिटी प्रेशर भी बहुत है कि लड़कियाँ बाहर कैसे जाएंगी, जॉब कैसे करेंगी. बट देन इतनी सारे बाउंडेशंस होने के बाद भी वो मेहनत करती है और फिर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती है और जॉब भी मिल जाता है. तो ये एक ऐसा केस है जो हमें दोनों चीज़ें बताता है, ऑप्टिमिज्म भी बताता है और होप भी बताता है. नाउ इन्होंने ऑप्टिमिज्म और होप, ये दो एलिमेंट बताए हैं जो हमारी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. सो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव सोचते हो हर बारे में, और आपको उम्मीद रहती है हमेशा कि मैं कुछ अच्छा करूँगी अपनी लाइफ में, और इसलिए मुझे सब कुछ पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना है, नेगेटिव ख्याल दिमाग में नहीं लाने हैं, तो आपकी हेल्थ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ में काउंट की जाएगी. पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होने के फ़ायदे भी होते हैं, आप खुश रहते हैं, है ना, आप सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी लाइफ से. और ये जो स्टेट है जहाँ पे आप अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं और खुश रहते हैं, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा करता है. और जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखना चाहते हैं. सो पॉजिटिवली ही चीज़ों को हैंडल भी करते हैं जब इवन इफ़ लाइफ थ्रोज चैलेंजेस सम वे. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ऑप्टिमिज्म. ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो इसमें इस चैप्टर में दिया है. ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है. सो ऑप्टिमिज्म क्या है? ऑप्टिमिज्म बेसिकली एक कॉग्निटिव एक्सपेक्टेंसी होती है किसी भी फ्यूचर इवेंट को में डिज़ायरेबल आउटकम आने की. मतलब कि आप हमारी लाइफ में बहुत सारी फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, होने वाली होती हैं, अभी जो हो रही होती हैं उस पर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा. और जब हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, क्योंकि हम मेहनत कर, इट डजंट मीन कि आप मेहनत ना करो, आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत करते हुए आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं कि मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगी, ये कर रही हूँ, इसके बाद ऐसा, जैसे MAPC का ही मान ले कि MAPC का आप कोर्स कर रहे हैं, एंड देन आप सोच रहे हैं कि आगे जाके हम कुछ, इसके आगे भी मैं कोई NGO खोलना चाहता है, कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, कोई कुछ और करना चाहता है, तो आप उसके लिए होपफुल है, आप उसके डिज़ायर्ड जो इवेंट है उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं. तो ये आप सोच रहे हैं ना, दैट इज़ अ थॉट, दैट इज़ वाई इट इज़ अ कॉग्निटिव एक्सपेक्टेंसी. कॉग्निटिव जहाँ पे ये वर्ड आता है, दैट मीन्स थॉट प्रोसेस, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन. सो ऑप्टिमिज्म एक कॉग्निटिव एक्सपेक्टेंसी है डिज़ायर्ड इवेंट्स की और थिंग्स की जो फ्यूचर में होने वाले हैं. जबकि इसका ही उल्टा जो वर्ड होता है वो है पेसिमिज्म. द ऑपोजिट ऑफ ऑप्टिमिज्म इज पेसिमिज्म. पेसिमिज्म क्या बोलता है कि आप अनडिज़ायरेबल आउटकम जो भी होने वाले हैं उसके बारे में सोचते हैं. यानी सेम सेम चीज़ है, सपोज कोई MAPC कर रहा है लेकिन वो बोल रहा है कि MAPC करके भी कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो उसने पहले से ही अपना फ्यूचर के बारे में ये नेगेटिव सोच लिया, अनडिज़ायरेबल सोच लिया, तो वो पेसिमिस्टिक पर्सन होगा. लेकिन एक और बात है कि ये जो ऑप्टिमिज्म होता है ये वेरिंग होता है डिग्री में, यानी कि किसी में ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में और कम होता है. तो ये हर एक पर्सन में वेरी करेगा, लेकिन ये स्टेबल होता है. यानी अगर आप सपोज आपके अंदर 60% ऑप्टिमिज्म है तो वो 60% ही रहेगा आपके लाइफ लॉन्ग में. कभी सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन ओवरऑल वो 60% ही रहेगा. एंड ये हमेशा रहने वाला ट्रेट है, ये ऐसा ट्रेट नहीं है जो चला जाएगा, गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. सो बेसिकली ये हमें पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है. हम पर्टिकुलर सिचुएशन को परसीव कर सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं, ऐसा ऑप्टिमिज्म में होता है. यहाँ पे दो थ्योरी मॉडल्स के बारे में बात की है, जिसे हम थ्योरी भी कह सकते हैं वैसे. तो दो मॉडल
टू डोमिनेंट अप्रोचेस हैं जिन्हें और थ्योरेटिकल मॉडल्स के नाम से, जैसे मैंने बताया, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। पहला है डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म मॉडल, जो शायर एंड कावर ने दिया था 1985 में, एंड ऑप्टिमिज्म एज एन एक्सप्लेनेटरी स्टाइल बाय सेलिगमन। ये दो मॉडल्स हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो पहले हम बात करेंगे डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म मॉडल, जो किसने दिया था? शायर एंड कावर ने दिया था। सो क्या कहते हैं, डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म को इन्होंने डिफाइन किया है कि ये वो एक्सटेंट है जो लोगों में डिफर करेगा। एक तरह का ऑप्टिमिज्म ही है। बेसिकली इन्होंने बोला कि ऑप्टिमिज्म जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, है ना। सो फेवरेबल आउट ऑब्वियसली ऑप्टिमिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो हम फेवरेबल आउटकम की बात कर रहे हैं फ्यूचर इवेंट को लेकर। सो ये स्टेटमेंट है जो आपको लिख के आना पड़ेगा जब डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म की बात करेंगे। द एक्सटेंट टू विच पीपल डिफर इन रिगार्ड टू हैविंग एक्सपेक्टेंसीज ऑफ फेवरेबल आउटकम इन देयर फ्यूचर। सो ये किस एक्सटेंट तक होता है, किस एक्सटेंट तक हर एक बंदे के अंदर ये ऑप्टिमिज्म एग्जिस्ट करेगा फ्यूचर को लेके, फेवरेबल आउटकम का, वो डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म है। सो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल माना जाता है ऑप्टिमिज्म का। सो इस डेफिनेशन में क्या हाईलाइट हो रहा है? ऑप्टिमिज्म को हाईलाइट कर रहा है, और ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा है, ये ओवरऑल बोल रहा है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। अगेन क्योंकि ये एक ट्रेट है, यानी कि पर्सनालिटी डायमेंशन है, ये ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म जो है दोनों में डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑप्टिमिस्ट जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उनके जो प्रिडिक्शंस होते हैं लाइफ के बारे में इन जनरल वो भी पॉजिटिव होते हैं। तो हमेशा ऐसे लोग जो होंगे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस ही कैरी करेंगे, जो भी ऑप्टिमिस्ट होंगे। अब अगर हम पेसिमिस्ट को इनसे कंपेयर करते हैं, जैसे ओवरऑल मैंने बताया, ये हमेशा नेगेटिव ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हमेशा इसी तरह से सोचेंगे कि ये इवेंट में अगर ऐसा हो गया तो मतलब हो गया तो वाली कंडीशन होगी, लेकिन वो नेगेटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव सोच के नहीं तो कर रहे होंगे। सो वो थोड़ा सा समझना है। ऑप्टिमिस्ट जो होंगे उनका स्ट्रॉन्ग वैल्यूड गोल्स होंगे, अपने गोल्स उनके बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड बहुत लंबे समय तक वो अपने गोल को अचीव करने के लिए परसिस्टेंसी से काम करते करेंगे। इवन इफ उनकी लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी आ जाएँ, तो भी उनका जो कोपिंग मैकेनिज़्म होगा वो बड़ा इफ़ेक्टिव सा होगा। वो अपने कोपिंग मैकेनिज़्म को प्लान कर लेंगे कि भई मुझे तो मेरे गोल तक पहुँचना है, अब मैं अपनी डिफ़िकल्टीज़ को कैसे हैंडल करूँ। सो उनका जो लाइक्लीहुड होता है गोल को अचीव करना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत जल्दी कर पाते हैं वो लोग, क्योंकि वो नेगेटिविटी में भी पॉज़िटिविटी ढूँढ लेते हैं। जबकि पेसिमिस्ट की अगर हम बात करें तो हमेशा शक करते रहेंगे, हेसिटेंट रहेंगे, और हमेशा नेगेटिव थॉट प्रोसेस एंड एक्शन को लेके चलेंगे। सो ये उनमें मिलेगा। तो क्योंकि ये स्टेबल और फिक्स डायमेंशन है पर्सनालिटी का, यानी कि जो पेसिमिस्ट है वो पेसिमिस्ट रहेगा, जो ऑप्टिमिस्ट है वो ऑप्टिमिस्ट रहेगा। क्या लेकिन हम क्या लर्न कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लर्न कर सकते हैं। जो पेसिमिस्ट है वो सोचे कि भाई मैं तो ऑप्टिमिस्ट बनना चाहता हूँ, इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, तो उसको भी, वो भी लर्नेड है, मतलब हम सीख सकते हैं ऑप्टिमिज्म। वो कैसे सीख सकते हैं आगे हम सीखेंगे। सो ऑप्टिमिज्म ट्रेड ये टाइम के साथ कुछ एक्सटेंट तक चेंज भी होता है। सो ये सेगिस्ट्रॉम ने 2007 में एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की थी, 10 इयर्स, मतलब 10 साल तक उनकी स्टडी चली, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे करके। तो जो हर साल चलाते हैं, हर पर्टिकुलर कांस्टेंट टाइम ब्रेक के बाद चलाते हैं, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। उन्होंने ये बताया कि कैसे किसी पार्टिसिपेंट का ऑप्टिमिज्म शिफ्ट होता गया जब तक वो 10 साल स्टडी की गई। इसीलिए इस स्टडी के बेसिस पे ये कहा है कि ऑप्टिमिज्म जो है वो वेरी करता है। नाउ नेक्स्ट इज शायर एंड कावर, जिनका इन्होंने एक टेस्ट भी कंस्ट्रक्ट किया था जिसको बोलते हैं लाइफ ओरिएंटेशन टेस्ट, ठीक है। सो LOT के नाम से इसको जाना जाता है। ये मेजर करता है डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म, क्योंकि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। बेसिकली डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म क्या कहता है कि ये ऑप्टिमिज्म जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, आउटकम्स है, उसके बारे में हर एक इंसान का अलग होता है।
तो ये वो मेजर कर लेता है। और लॉट जो है वो ऑप्टिमिज्म एज अ पर्सनालिटी ट्रेट मेजर करता है। ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में डिफरेंस देखेगा कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसीज हर एक इंडिविजुअल में कितनी कितनी है किसी इवेंट के होने की। सो ये जो टेस्ट है इसमें 4 पॉइंट रेटिंग स्केल है और 10 सेल्फ रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स होंगे। मतलब इसमें 10 स्टेटमेंट्स हैं और हर स्टेटमेंट के 4 पॉइंट्स होंगे। ठीक है। सो जो 3 क्वेश्चंस 10 में से जो 3 क्वेश्चन है वो ऑप्टिमिज्म के ऊपर है, 3 क्वेश्चंस जो हैं वो पैसिमिज्म के ऊपर है, एंड बाकी के 4 जो क्वेश्चन है वो सिर्फ फिलर्स है जो ना ऑप्टिमिज्म बताते हैं ना पैसिमिज्म बताते हैं। बस ऐसे ही 10 बनाने थे इसीलिए बना दिया, सो दैट जो चेक करने जो आंसर करेगा वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड ही रहे कि कौन से में क्या आंसर देना है। नहीं तो अगर सेम सेम दे देंगे तो फिर वो सही नहीं बता पाएगा, सही से टेस्ट नहीं कर पाएगा। सो जो स्टेटमेंट्स है वो क्या चेक करेंगे, वो ये चेक करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ गुड और बैड आउटकम्स इन लाइफ रिजल्टिंग इन टोटल स्कोर बेस्ड ऑन डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप। सो हमें ये पता चल जाएगा कि इंसान कितना ऑप्टिमिस्टिक है और कितना पैसिमिस्टिक है। सो ये तो था लॉट टेस्ट जो पूछ सकते हैं, लाइफ ओरिएंटेशन टेस्ट। नाउ लर्नेड ऑप्टिमिज्म क्या होती है? लर्नेड ऑप्टिमिज्म मॉडल जो है वो मार्टिन सेलिगमन ने दिया था और उन्होंने इनकी जो थ्योरी ऑफ ऑप्टिमिज्म है ये खुद ही एक्सप्लेनेटरी स्टाइल में बताई गई है। और ये थ्योरी ये किस पे बेस्ड है, ये कहाँ से निकाली है इनकी थ्योरी? थ्योरी ऑफ ऑप्टिमिज्म, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमिज्म को ड्राइव किया है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन एंड थ्योरी ऑफ लर्नेड हेल्पलेसनेस से ड्राइव किया हुआ है। मतलब ये थ्योरी में जो भी हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड था, थ्योरी ऑफ उस उन्हीं में से ड्राइव करके थ्योरी ऑफ ऑप्टिमिज्म निकाला गया है। सो इसका जो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल है वो क्या चीज़ होती है, पहले मैं आपको ये समझा दूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। एक्सप्लेनेटरी स्टाइल का मतलब होता है कि किस मैनर में इंसान अपनी लाइफ के इवेंट को एक्सप्लेन करता है और वो क्या कारण बताता है किसी भी इवेंट के होने का। सो किसको दोषी ठहराता है अपने किसी इवेंट का? क्या वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या किसी और इंसान को टोपी पहना देता है अपनी सफरिंग्स का या अपनी लाइफ के इवेंट का, क्या करता है? सो वो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल का मतलब ये होता है। तो कोई इंसान जब अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता रहा होता है तो वो किस तरह से उसके रीजनिंग देता है, कॉज बताता है, उससे हमें पता चल जाता है कि वो इंसान ऑप्टिमिस्टिक है कि पैसिमिस्टिक है। अब आप आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। जो एट्रीब्यूशंस है ना, जिस तरह से वो कॉज बताता है उसके 3 डायमेंशंस होते हैं। एक होता है इंटरनैलिटी एंड एक्सटर्नैलिटी। दोनों में से कोई एक होगा, एक्सटर्नैलिटी या इंटरनैलिटी, आपको पता चलेगी। दूसरा पॉइंट है अनस्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, इन दोनों में से कुछ पता चलेगा। एंड तीसरा स्पेसिफिसिटी और ग्लोबलिटी, इन दोनों में से कोई एक पता चलेगा। तो मतलब थ्री डायमेंशंस हमें पता चल जाएंगे वो जो एट्रीब्यूट्स वो बताएगा किसी के होने का। सो इंटरनैलिटी एंड एक्सटर्नैलिटी का डायमेंशन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल्स टेंडेंसी टू एस्क्राइब आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल रीजंस। इंटरनल मतलब खुद को दोषी ठहराए। इंटरनैलिटी में वो खुद को बोलेगा कि मेरी गलती थी इसीलिए ऐसा हुआ। हाँ, या वो डिस्पोजिशनल भी हो सकता है। देन सेल्फ के अलावा एंड एक्सटर्नल में किसको बोलेगा? दूसरे लोगों को बोलेगा या सिचुएशंस को रीज़न देगा। सो अगर वो सिचुएशन और दूसरों को रीज़न देता है मतलब एक्सटर्नल डायमेंशन हमें मिल गया उसका। अगर वो खुद को दोष देता है तो इंटरनैलिटी का डायमेंशन मिल गया जब भी वो लाइफ के इवेंट को करेगा ना। स्टेबिलिटी डिनोट्स कॉजेज दैट आर फिक्स्ड एंड स्टेबल ओवर टाइम। तो जब वो ऐसे कॉजेज दे रहा है जो टाइम के साथ फिक्स्ड हैं तो वो स्टेबिलिटी होगा। अनस्टेबल कॉजेज आर वेरिएबल, वो कॉजेज वो होंगे जो वेरी करेंगे, डू नॉट रिमेन सेम ओवर टाइम। एंड कॉन्टेक्स्ट जब वो लाइफ के इवेंट बताएगा तो उसमें कॉज जो होंगे, अगर वो सेम कॉज बार बार बोलता है तो स्टेबल डायमेंशन है। और अगर वो बार बार कॉज बदलता जाता है कि नहीं ये भी हो सकता था, इसके इस इवेंट के पीछे ये भी कारण हो सकता था, तो मतलब अनस्टेबल है। देन ग्लोबलिटी एंड स्पेसिफिक वाला था हमारा थर्ड जो डायमेंशन था। ग्लोबलिटी रिफर्स टू प्रोपेंसिटी टू जनरलाइज द कॉजेज टू ऑल सिचुएशंस। ये एक ही जो कॉजेज है ना वो सारी सिचुएशन में लगा देना है।
एक एक कोई कॉज ढूंढ लिया एंड उसको बोला, या बहुत सारे कॉजेज भी हैं उसके पास, उनको हर एक सिचुएशन में डाल देना कि ये वाली चीज़ भी इसी की वजह से हुई थी, ये वाली चीज़ भी इसी इवेंट की वजह से, लाइक दैट। एंड देन कॉजेज आर स्पेसिफिक टू सिचुएशन, जो सिचुएशन है उसमें जो कॉज फिट आएगा वो बताना, तो वो स्पेसिफिक होता है। सो ऐसे 3 डायमेंशंस हमें पता चल जाते हैं। सो लर्नेड हेल्पलेसनेस जो है, ये जैसे यहाँ पे आया था ना, थ्योरी ऑफ लर्नेड हेल्पलेसनेस, उसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। ये एक फीलिंग होती है जो, जब आप किसी पेनफुल सिचुएशन से भाग नहीं पाते, तो उसको हम लर्नेड हेल्पलेसनेस कहते हैं। वो फीलिंग जो हम जब किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भाग नहीं पाते, उस फीलिंग को हम लर्नेड हेल्पलेसनेस कहते हैं। सो ये एक्सप्लेन कर इसकी वजह से क्या होता है, लर्नेड हेल्पलेसनेस जो होता है, इसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है। सो लर्नर हेल्पलेसनेस जो है, उसमें रिजल्ट ऑफ एट्रीब्यूटिंग इंटरनल, इट वाज ड्यू टू माय केयरलेसनेस। ऐसे ऐसे जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं वो कैसे कहते हैं, खुद को ही दोषी ठहराते हैं, हर बात में वो गिल्टी फील करने लगते हैं। सो इसमें यही बताया है कि जब लर्नर हेल्पलेसनेस के जो पेशेंट होते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन भी हो जाता है, उसमें वो उन लोगों का इंटरनल होता है एट्रीब्यूशन, वो खुद को दोषी ठहराते हैं। देन हमेशा स्टेबल होता है, आई विल बी लाइक दिस फॉर एवर, हमेशा यही चीज़ बोलते रहेंगे कि ऐसा ही रहेगा, ऑलवेज, फॉर एवर, इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे, शुड हैव, लाइक दैट। एंड देन ग्लोबल, ग्लोबल में क्या आएगा, माई केयरलेसनेस विल स्पॉइल एवरीथिंग आई विल डू। एंड हमेशा अपने आप को दोष मढ़ के बोल देना कि ये जो भी करूँगी, जो भी, एवरीथिंग वर्ड आ गया ना। सो ये ऑल, एवरीथिंग, इस तरह के टर्म्स यूज़ करते हैं। सो ये नेगेटिव लाइफ इवेंट, ये सारे कॉज, ये वाले टर्म्स ऐसे यूज़ करते हैं नेगेटिव लाइफ इवेंट्स के लिए। जो सेलिगमन है, उन्होंने एक लर्नेड ऑप्टिमिज्म टर्म भी कॉइन किया था। जैसे कि लर्नेड हेल्पलेसनेस है, वैसे ही लर्नेड ऑप्टिमिज्म भी है। ये टेंडेंसी बताने के लिए कि हम लर्नेड ऑप्टिमिज्म भी इसी तरह से सीखते हैं। मतलब जो, जैसे आई मेट विद अ कार एक्सीडेंट, एक्सटर्नल है ये, ठीक है, मेट विद अ कार, मतलब खुद को दोष नहीं दे रहा है ना। आई मेट विद अ कार एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ फॉल्टी ट्रैफिक सिग्नल, तो उसने किसको दोष दिया है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल को। नाउ अनस्टेबल क्या है, इट डज नॉट हैपन ऑल द टाइम टू मी। ये ऑल द टाइम टर्म तो यूज़ किया है, लेकिन इट डज नॉट हैपन ऑल द टाइम, मेरे साथ हमेशा नहीं होता, तो ये अनस्टेबल हो गया। अगर स्टेबल क्या, ये हमेशा मेरे साथ होता है, जब ऐसा कोई बोलता है मतलब वो स्टेबल वाला टर्म यूज़ कर रहा है। अनस्टेबल मतलब इट डज नॉट हैपन ऑल द टाइम टू मी, मेरे साथ हमेशा नहीं होता। ना स्पेसिफिक क्या है इसमें, आई डिड नॉट नोटिस द फॉल्टी सिग्नल अदरवाइज आई एम ऑब्जर्वेंट। तो ये स्पेसिफिक इवेंट का बता रहा है कि मैंने सिग्नल, फॉल्टी सिग्नल पे ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं तो हमेशा ध्यान देता हूँ, है ना, अदरवाइज मैं देता हूँ ध्यान। सो ये वाले जो हैं कॉजेज निगेटिव लाइफ, कॉजेज टू, ये जब भी निगेटिव लाइफ का इवेंट होगा, तो लर्नेड ऑप्टिमिज्म वाला हमेशा कॉजेज इस तरह का देगा, एक्सटर्नल, अनस्टेबल एंड स्पेसिफिक देगा। तो ये पॉजिटिव ऑप्शन है। निगेटिव में क्या होता है, वो इंटरनल कर देता है, स्टेबल होता है एंड ग्लोबल होता है। सो आपको ये ध्यान रखना है। नाउ आगे ऑप्टिमिस्ट्स जो होते हैं, ये सेटबैक्स या नेगेटिव लाइफ इवेंट्स जब उनकी लाइफ में होते हैं, तो ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। ये अपने उन इवेंट से सीखते हैं, उन ओकेशन से जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि गलतियाँ हो गई या हम इससे बेहतर कर सकते थे, एंड फिर बेटर आउटकम फ्यूचर में होगा, इसके लिए वो पॉजिटिव हो जाते हैं ना। सेलिगमन ने एक असेंशियल डिफरेंस भी बताया जो ऑप्टिमिस्ट्स एंड पेसिमिस्ट के बीच में थे, थ्रू एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, कि रीजंस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर के, क्या क्या रीजंस हैं सक्सेस एंड फेलियर के, प्रिवेलेंस ऑफ गुड एंड बैड इवेंट्स एंड कैपेबिलिटी टू सस्टेन होप। इन सब में ये डिफर करते हैं ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट में अगर आप देखेंगे तो वो सक्सेस और फेलियर के रीज़न दोनों अलग अलग बताएंगे, है ना। यही हमने ऊपर भी पढ़ा है, जो मैंने अभी बताए थे कि कैसे इनका ग्लोबल वाला ये थे ना, 3 एट्रीब्यूट्स बताए थे। तो जो ऑप्टिमिस्ट होगा वो हमेशा एक्सटर्नल, अनस्टेबल एंड स्पेसिफिक देगा डायमेंशंस, और जो नेगेटिव होगा, मतलब पेसिमिस्ट होगा, वो इंटरनल ग्लोबल एंड स्टेबल देगा। नाउ ये तो इन्होंने डिफरेंस बता दिया।
नाउ एक्सप्लेनेटरी स्टाइल जो है ये मॉडिफाइबल होती है, ऐसा सेलिगमन कहते हैं। एंड पेसिमिस्ट से ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल में हम चेंज कर सकते हैं अपने आप को, मतलब ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। नाउ एट्रीब्यूशनल स्टाइल क्वेश्चनर, एक ये क्वेश्चनर है जो पीटरसन ने डेवलप किया था। पीटरसन ने एट्रीब्यूशन स्टाइल क्वेश्चनर डेवलप किया था लर्नेड ऑप्टिमिज्म को चेक करने के लिए कि हम कितने कितने एक्सपर्ट हो गए हैं पॉजिटिव पॉजिटिव होने में। तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर है ये एक तरह का, और ये लोगों की टेंडेंसी को चेक करता है कि लर्नेड हेल्पलेसनेस या लर्नेड ऑप्टिमिज्म कितनी है किसी के अंदर। सो ये हमें 12 हाइपोथेटिकल सिचुएशन देगा और उसमें विच आर बैलेंस्ड विद रिस्पेक्ट टू गुड एंड बैड आउटकम्स। और उसमें जो 12 हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, मतलब मनगढ़ंत जो सिचुएशंस है 12, उनमें से कुछ गुड होंगी कुछ बैड आउटकम्स वाली होंगी। सो रेस्पोंडेंट जो है उसको एक मेन कॉज लिखना है कि वो जो 12 सिचुएशंस हैं उसमें उसमें जो भी हुआ है उसके मेन कॉज क्या है। एंड कॉजेज जो हैं फ्रॉम 1 to 7 अक्रॉस 3 एट्रीब्यूशन डायमेंशंस, जो भी मे कॉजेज होंगे वो 1 से लेकर 7 तक होंगे। उसमें 3 एट्रीब्यूशन डायमेंशंस जो हमने ऊपर पढ़ा था, स्टेबल अनस्टेबल वाला, ग्लोबल स्पेसिफिक वाला, है ना, वो वाली चीज़ें इसमें 3 एट्रीब्यूशन डायमेंशंस होंगे। जो स्कोर है फिर उसको हम प्लस करेंगे गुड और बैड सिचुएशंस में, एंड उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। So ये internal consistency and temporary stability, reliability demonstrated evidence for the predictive validity of ASQ for depressive symptoms। तो हम depressive symptoms के बारे में भी यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, जिनके depressive symptom होंगे उनके उससे उसका भी पता लगा देंगे। जो सेलिगमन थे उन्होंने फिर चिल्ड्रंस का वर्जन भी निकाला ASQ का। ये तो पीटरसन ने निकाला था एट्रीब्यूशनल स्टाइल क्वेश्चनर, बट देन सेलिगमन ने बच्चों के लिए भी निकाला। एक और टूल है ऑप्टिमिज्म को टेस्ट करने का, उसको बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस ऑफ वर्बल एक्सप्लेनेशंस, जिसे केव शॉर्ट फॉर्म है इसका। सी से कंटेंट, ए से एनालिसिस ऑफ वर्बल एक्सप्लेनेशंस। नाउ कमिंग टू अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। कभी कभी क्या होता है कि इंसान इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि वो इतना अनरियलिस्टिक हो जाता है कि वो ऑप्टिमिस्ट होना भी खतरे की बात हो जाती है। सो किसी का सेल्फ इवेल्युएशन किसी ने किया, पर्टिकुलर परसेप्शंस वो कैरी कर रहा है, लेकिन अनड्यूली पॉजिटिव हो रहा है, जैसे मैंने बताया अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर, और वो एक्सेजरेट कर रहा है चीज़ों को। सो जब खुद का परसेप्शन या अदर्स का ऑप्टिम अनरियलिस्टिक हो जाता है, मतलब जो नहीं हो सकता, दिख रहा है कि ये आप कितने भी पॉजिटिव हो जाओ ये नहीं हो सकता, तो वो अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म माना जाता है। ये इम्प्रैक्टिकल होता है और जो लेकिन फिर भी इसके कामिंग इफ़ेक्ट होते हैं। जो अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्ट होते हैं उनके उनमें कामिंग इफ़ेक्ट भी होता है, क्योंकि वो हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव ही देखते हैं, उनको कभी डाउट होता ही नहीं है, वो कभी चिंता करते ही नहीं हैं, हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। सो अभी अगर वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे अनरियलिस्टिक सिचुएशन में भी, तो लाइफ के चैलेंजेस को तो आराम से पास कर जाएंगे, है ना। वो हमेशा यही सोचेंगे कि हाँ कर ही लेंगे, हो ही जाएगा हो ही जाएगा। सो वो जो गोल में परसिस्टेंसी चाहिए उसको वो कंटिन्यू करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ बताई है कि अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म जो है इसको एज अ जनरल propensity to anticipate a higher probability of positive events to happen to self and a greater likelihood of negative events occurring to others। सो मतलब अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म में ये देखा जाता है कि खुद के लिए भी बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, एंड किसी के साथ नेगेटिव नहीं होगा उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। मतलब वो यही सोचते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव ही है, नेगेटिव एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सो पॉजिटिव इल्यूजन की तरह है ये, इसको हम पॉजिटिव इल्यूजन भी कह सकते हैं। मेंटली जो हेल्दी लोग होते हैं और जो हैप्पी रहते हैं, वेल एडजस्टेड लोग होते हैं, उनमें पॉजिटिव इल्यूजन्स होते हैं, वो पॉजिटिव इल्यूजन का शिकार होता है। तो पॉजिटिव इल्यूजन्स जो होता है वो एक्सेजरेटेड असेसमेंट होता है खुद की एबिलिटीज़ को लेकर,
एंड सेंस ऑफ कंट्रोल होता है, अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म होता है फ्यूचर को लेकर। ऐसे होते हैं ये पॉजिटिव इल्यूजन वाले लोग कि हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिव ही सोचते हैं, जो नहीं हो सकता उसके बारे में भी सोचते हैं, उसको भी पॉजिटिव मान के चलने लगते हैं। सो ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि ये कुछ नेगेटिव सोचेंगे। बहुत रिस्क और हैज़ार्ड्स जो है ये अपनी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में पता नहीं लग पाते, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि और जब इशू आता भी है तो इनको पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता इन द सेंस वो उसके लिए अटेंटिव नहीं होते ना। सो दे आर लेस लाइकली टू थिंक अबाउट द पॉसिबल रिस्क्स और हैज़ार्ड्स इन्वॉल्व्ड इन अ प्रॉब्लम सिचुएशन, एंड अपने आप को हमेशा सक्सेसफुल सिचुएशन में ही देखते हैं, एंड सक्सेसफुली वो चैलेंजेस को डील कर पा रहे हैं ऐसे में ही देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्टिमिज्म, टाइप्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, जिसमें हमने अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म पढ़ा, हमने लर्नेड ऑप्टिमिज्म पढ़ा, एंड देन डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म पढ़ा। तो ये ऑप्टिमिज्म की कैटेगरी थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड जो मॉडल्स थे और जो टेस्ट्स थे वो हमने देखे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Take care of yourself and do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. Bye bye.